इसका फोटो खींचो लड़के का, इसका फोटो खींचो, ये उठाओ पर इसका भी फोटो खींचो, इसका भी फोटो खींचो। आई विल रजिस्टर FIR. If you do this, I will register FIR. What is this nonsense? Who told you? Who has authorized you? नमस्कार, वंदे मातरम। अभी आपने ताकत के नशे में, ताकत के घमंड में चूर एक पुलिस अधिकारी का वीडियो क्लिप देखा। इन पुलिस अधिकारी के घमंड को, इनके ताकत के नशे को हम चैलेंज करेंगे दोस्तों। आगे इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ जून महीने का स्पर्श द्वारा पेंशन का मैसेज नहीं आया है। मैंने PCDA से कंफर्मेशन किया है दोस्तों कि जून का पेंशन क्या मैसेज नहीं आने से भी क्रेडिट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में एक अजीब तरीके से पेंशनर का डाटा मांगा गया है। एक खबर सामने आई है कि कैटेगरी वाइज कौन प्रीमेच्योर रिटायरी है, कौन पूरा सर्विस करके आया है, कौन कम सर्विस में आया है, ये सारा डाटा भी मांगा गया है। इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा एक रिपोर्ट के हवाले से। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपने अगर चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ का पार्ट 2 ऑर्डर तो करवा लिया, लेकिन स्पर्श में अगर वो अपडेट नहीं हुआ है तो उसको अपडेट करने का क्या तरीका है, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो पुलिस अधिकारी किस तरीके से बर्ताव कर रहे थे आपने देखा, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कहेंगे, क्या फौजियों को देखकर पुलिस अधिकारियों का आपा हो जाता है? आखिर इस नफरत का क्या कारण है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो वो वीडियो क्लिप आप देख लीजिए, छोटा सा वीडियो क्लिप है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इनके ताकत के नशे को, इनके घमंड को। Which authority have told you? CO23 से बात करा जरा, CO23 से बात करा। What is this nonsense? 5000 गाड़ियां पीछे जाम लगाया हुआ है। पीछे तो क्या हो गया सर? हमने नाका थोड़ी लगा रखा है सर इधर। हम तो जो गाड़ी निकलवा रहे, फंसी हुई गाड़ी है इधर। I will register FIR. If you do this, I will register FIR. इसका फोटो खींचो लड़के का, इसका फोटो खींचो, ये उठाओ पर इसका भी फोटो खींचो, इसका भी फोटो खींचो। आई एम गोइंग टू रजिस्टर। कमांडर से बात करा, कमांडर से बात करा। हेलो हेलो, ठहरो ठहरो। अरे सर इधर से हमने निकाल लिया। रुको अभी, रुकिए सर, रुको अभी। आई स्पीक टू कमांडर, आई स्पीक टू कमांडर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हु टोल्ड यू? हु हैज ऑथराइज्ड यू? भाई बनाने देना, इधर मैं बना रहा हूँ। फोटो खींचो, ये जल्दी से करने दे रहे हैं। पीछे कहाँ तक पहुँचा हुआ है? नहीं, पहले आप ये सर, यहाँ पहले जाम फंसा हुआ था, ऊपर से भी गाड़ी छूट गई, इधर से भी छूट गई। ये आपको अभी लग रहा है। अब आपने पूरा वीडियो क्लिप देखा दोस्तों। क्या कहीं भी किसी भी एंगल से आपको ये भारत के पुलिस अधिकारी लग रहे हैं? मुझे तो लग रहा है भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के रेंजर के जो रेंजर्स होते हैं, उनके किसी अधिकारी को ला करके खड़ा कर दिया हो और उस तरीके का वो बर्ताव कर रहे हो। एक ऐसा जवान जिसका अगर आप ड्रेस देखेंगे तो पता चलेगा वो ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए शायद तैयार होकर के खड़ा है। उसने बड़ा सा पिट्ठू भी ले रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए शायद जा रहा था। ऐसे जवान को धमकाना, उसका फोटो खींचना, उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की धमकी देना कहीं ना कहीं एक देशद्रोह का एक्टिविटी माना जाना चाहिए। और जिस तरीके का लहजा, जिस तरीके का व्यवहार एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने किया है, बहुत ही शर्मनाक है। और साथ ही साथ आप अगर इतने बड़े पुलिस अधिकारी हैं तो आप खुद ट्रैफिक पुलिस का काम क्यों कर रहे हैं? आप उस जवान के साथ जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, यह तो कतई भी एक बड़े रैंक के अधिकारी का बिल्कुल भी काम नहीं लग रहा है। आपके कंधों में रैंक तो बड़े लगे हैं, लेकिन आपने जिस लहजे से बातचीत किया, जिस तरीके से जवान के साथ आपने बर्ताव किया, वो कहीं भी जो है एक जायज कार्रवाई, जायज हरकत नहीं मानी जा सकती। इस तरीके के जो भी हरकत होते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके के घमंड में चूर अधिकारियों के खिलाफ भारत सरकार को कड़े एक्शन लेने चाहिए। ना सिर्फ इस केस में, बल्कि मैं तो बोलता हूं कड़े से कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए कि अगर ऑपरेशनल एरिया में कोई आर्मी के जवान किसी काम के लिए निकले हो, कुछ काम कर रहे हो, तो वहां इंटरप्शन करने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। एक ऐसा ही कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि जवानों को, उनके मुराल को डाउन होना ना पड़े। अब जिस तरीके का इन्होंने व्यवहार किया है,
अगर ये बंदा, ये हमारा जवान अगर ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए निकला है तो उसका मुराल तोड़ने का काम इन अधिकारी ने किया है, उनको डराने का, उनको धमकाने का, उसको अपना जो एक जज्बा लेकर के, अपना जो एक हौसला लेकर के वो हमारा जवान निकला है ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं इस तरीके की भाषा का, इस तरीके की अभद्रता का इस्तेमाल करके पुलिस अधिकारी ने अपनी गरिमा को खोया है। तो क्या पुलिस अधिकारियों का जवानों को देखते ही आपा खो जाता है? क्या फौज को पुलिस वाले क्या इस तरीके के दुश्मन मानते हैं? जिस तरीके का व्यवहार इन्होंने किया है यह बिल्कुल भी ग्रहण योग्य नहीं है। मैं सभी पुलिस वालों को नहीं बोलूंगा, बहुत सारे, और जेएनके में खास करके पुलिस वाले आर्मी के साथ मिलकर के ऑपरेशनल ड्यूटी करते हैं, लेकिन इस तरीके के जो अधिकारी हैं जिनकी ये सोच है जवानों के खिलाफ उसका फोटो खींच लिया जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया जाए, कहीं ना कहीं ये आपस के कोऑर्डिनेशन को भी जो है खराब करते हैं, और साथ ही साथ अपने ऊपर भी इस तरीके के धूमिल, अपने यूनिफॉर्म के ऊपर भी दाग लगवा लेते हैं। इस तरीके का व्यवहार कहीं ना कहीं पुलिस वालों के ऊपर पूरे देश भर की नजर होती है ऐसी चीजों में, तो इस तरीके से जवान के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इन पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सरकार को ऐसे घटनाओं को संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं कड़े कानून बना करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, आपका क्या मानना है? वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जवानों के मुराल डाउन करने वाले पुलिस अधिकारियों को पुलिस अधिकारी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या इतना घमंड हो गया कि आप इस तरीके से पूरा पिट्ठू लेकर के ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए निकले हुए एक जवान के साथ खुद एक ट्रैफिक पुलिस की तरह एक ड्यूटी खुद करेंगे और उस तरीके से व्यवहार करेंगे? ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एचसीपीसी ने मांगा अलग अलग कैटेगरी के पेंशनर्स का अलग अलग डेटा। क्या है इरादा? दोस्तों, 8वें पे कमीशन का जो डेटा कलेक्शन का काम चल रहा है उसमें एक रिपोर्ट सामने आई है स्टाफ न्यूज की, उसमें जो पेंशनर्स का डाटा मांगा गया है वो अलग अलग तरीके का है, जो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि 8वें पे कमीशन में आखिर इस तरीके का पेंशनर्स का डिटेल्स की जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहले तो जो सेंट्रल पे कमीशन में जो डेटा कलेक्शन का काम हो रहा है उसको लेकर के ये रिपोर्ट है स्टाफ न्यूज की तरफ से। अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो पर्सनल स्ट्रक्चर मांगा गया है लेवल 1 से लेवल 18 तक का, और पर्सनल स्ट्रक्चर, ये जो लेवल 1 से लेवल 18 तक का स्ट्रक्चर क्या मांगा गया है? सैंक्शनड स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ ऑथराइज है, सैंक्शनड है, उसका स्ट्रेंथ मांगा गया 2018 से लेके 2026 तक का। उसके आगे मांगा गया नंबर इन पोजीशन, यानी कि कितने अभी हैं, कितने कार्यरत हैं, उसका भी डाटा मांगा गया 2018 से 2026 तक का। फिर वैकेंसीज, अब इतने अगर ऑथराइज हैं, इतने अगर हेल्ड हैं, तो वैकेंसीज कितने हैं उसका भी डिटेल्स मांगा गया है, और ये जनवरी 2018 से जनवरी 2026 तक का डिटेल्स मांगा गया है। 8वें पे कमीशन ने मांगा है विभागों से। अब आगे देखिए, रिटायरमेंट, इनका जो डाटा मांगा है, जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनका जो डाटा मांगा है वो महत्वपूर्ण है, और ये 2023 से 25 के बीच का डाटा मांगा गया है। सुपर एनुएशन, यानी कि पूरा अपना सर्विस करके सुपर एनुएशन में कितने रिटायर हुए हैं उनका डाटा मांगा गया है 2023, 24, 25। ठीक है, उसके आगे मांगा गया है टोटल रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन दे करके कितने आए हैं उनका भी 23, 24, 25 का डाटा मांगा गया है। फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट में कितने हैं, वॉलंटरी रिटायरीज का भी डाटा मांगा गया है। अर्ली रेजिग्नेशन फर्स्ट 5 इयर्स, शुरुआती 5 साल में रेजिग्नेशन देके आने वालों का भी 3 साल का डाटा मांगा गया है। उसके आगे कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑब्लिक टर्मिनेशन, किनको कंपल्सरी जो है रिटायरमेंट करा दिया गया या टर्मिनेट कराया गया उनका भी डिटेल्स 3 साल का मांगा गया है। साथ ही साथ टेक्निकल रेजिग्नेशन का भी डिटेल्स मांगा गया है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के जो पेंशनर का डाटा मांगा गया है ये क्यों मांगा गया है, ये सवाल खड़े कर रहा है। पेंशनर अगर कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वो पेंशनर है, उसका अलग अलग कैटेगरी में डाटा मांगा जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। क्या इन डाटा को लेकर के कुछ एनालिसिस होगा, आगे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग तरीके के फायदे का भी कुछ विचार हो रहा है, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। दोस्तों, हालांकि ऑफिशियली अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऑफिशियली यही है कि जितने भी पेंशनर्स को फायदा मिलेगा सबको बराबर मिलेगा। पिछले पे कमीशनों में जो भी हुआ है फिटमेंट फैक्टर के बेस पे हुआ है,
अगर 2.57 फिटनेस फैक्टर 7वें पे कमीशन में दिया गया है तो सभी को 2.57 ही दिया गया है, पेंशनर की बात कर रहा हूं। तो इस लिहाज से ये अलग अलग कैटेगरी का डाटा क्यों मांगा गया है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये रिपोर्ट की हम बात करें स्टाफ न्यूज की तो इस तरीके से डेटा मांगा गया है, ये जानकारी सामने निकल के आई है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, और अगली जानकारी है स्पर्श से कंफर्मेशन। देखें जून का पेंशन किन किन को मिलेगा, नो एसएमएस। जी हां दोस्तों जून का एडवांस इंटीमेशन का एसएमएस स्पर्श द्वारा कई सारे पेंशनर्स को मिल गया, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिला। अब इसकी वजह से पेंशनर में ये एक असमंजस है, पेंशनर में ये सवाल हो रहा है कि क्या जून महीने का पेंशन में कुछ गड़बड़ी होने वाला है, क्योंकि इसी बीच जून महीने का पेंशन स्लिप के जगह पर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का एक ब्लैंक फॉर्म अपडेट हुआ है। जो भी पेंशनर अपना पेंशन स्लिप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, क्योंकि पेंशन स्लिप पेंशन आने से पहले ही अपडेट हो जाता है स्पर्श के अंदर, तो जो भी पेंशनर अपना पेंशन स्लिप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, बहुत सारे पेंशनर के पेंशन स्लिप के जगह पर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। तो ऐसे में उससे भी एक असमंजस, एक सवाल पैदा हो रहा है। साथ ही साथ पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज नहीं आने से भी सवाल पेंशनर के बीच में खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में मैंने आज ही पीसीडी स्पर्श से बात किया और बात करके इस बात का कंफर्मेशन लिया कि अभी जून महीने में जो पेंशन क्रेडिट होना है वो क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, 30 जून को किनका हो रहा है किनका नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के मैंने जो बात की, जो पीसीडीए के जो कस्टमर केयर में उनसे जो बातचीत की है उसका आप ब्यौरा सुन लीजिए। Your call will be answered shortly by the next available agent. जय हिंद। नमस्कार सर, पीसीडी पेंशन कॉल सेंटर में आपका स्वागत है। मैं श्वेता आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? अच्छा नमस्कार, मुझे ये जून महीने का पेंशन के बारे में अपडेट बताइए। अभी तक एडवांस इंटीमेशन वाला मैसेज भी नहीं आया मैम। ओके, पीपीओ नंबर बताइए। मेरा पीपीओ नंबर है 23220। शुभ नाम बताइए। टिकेंद्र दहाल। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। बताना चाहूंगी कि पेमेंट फाइल बनी हुई है, प्रोसेस में है। 30 जून का वेट करिए, कल की डेट पे पेंशन क्रेडिट की जाएगी। ठीक है, लेकिन एडवांस इंटीमेशन का मैसेज नहीं आया। सर कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ सर्वर इशू है, नेटवर्क इशू की वजह से ना गया हो, तो वेट कर लीजिए। ठीक है, सभी को ऐसा ही है ना, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मैसेज नहीं आया है। हाँ सर, पेंशन जाएगी, वेट कर लीजिए। कल की डेट का शो कर रहा है, संभवतः कल की डेट में क्रेडिट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आप सबने अभी समझ लिया दोस्तों कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम स्पर्श का हुआ होगा, जिस वजह से मैसेज ना आया हो। इस वजह से पेंशन ना आने के बारे में चिंता ना करें। आपको अगर एसएमएस ना भी आया है तब भी आपको जून 30 तारीख को आपका जून के महीने का पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। केवल लाइफ सर्टिफिकेट अगर किसी का ड्यू पड़ा है, अपडेट होना था लेकिन नहीं हुआ है, तो उन पेंशनर्स को चेक करने की जरूरत है, या आधार नंबर वगैरह आपका अपडेटेड नहीं है तो उनको चिंतित होने की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज बाकी पेंशनर्स जिनका अमूमन मैसेज आता था लेकिन इस बार नहीं आया, तो वो चिंतित ना हो, उनको समय से उनका पेंशन मिल जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। चेंज का पार्ट 2 ऑर्डर हो गया मगर स्पर्श में अपडेट नहीं हुआ। दोस्तों अमूमन ये देखा गया है कि आप चाहे डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा लें, चाहे आप नाम का स्पेलिंग चेंज करवाएं या कुछ और चेंजेस करवाएं, आपका पार्ट 2 ऑर्डर तो रिकॉर्ड ऑफिस कर देता है, लेकिन वो स्पर्श के अंदर अपडेट नहीं होता। वैसे ये अपडेट का काम भी रिकॉर्ड ऑफिस को करना चाहिए, डाटा करेक्शन का क्लेम प्रोसेस करना चाहिए, लेकिन इसको लेकर के आप अपनी तरफ से भी एक्शन ले सकते हैं। इसको लेकर के एक लेटर जारी हुआ है, उस लेटर को देख के समझेंगे। तो चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर देख पा रहे हैं। इस लेटर से आपको अहम जानकारी मिलेगी कि जब भी आप चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ या चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस करें तो उसको स्पर्श के अंदर इंप्लीमेंट कराने के लिए आपने क्या कार्रवाई करना है। अब ये रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को लेटर एड्रेस किया है और इस लेटर में कहा गया है, देखिए चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें क्या बताया गया है, इट इज इंटीमेटेड दैट कैजुअलिटी रिगार्डिंग योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड बाय एनी सीरीज पार्ट ऑर्डर नंबर सो एंड सो। यानी कि पार्ट ऑर्डर ऑलरेडी हमने आपका नाम चेंज करके और डेट ऑफ बर्थ चेंज करके ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है जून 2026 में ही, एंड इन्फॉर्मेशन टू यू अकॉर्डिंगली अंडर इंटीमेशन टू जिला सैनिक कल्याण जोधपुर बाय दिस ऑफिस लेटर नंबर सो एंड सो। और आपको इस विषय में हमने इंटीमेशन भी कर दिया, 12 जून का लेटर हमने जिला सैनिक बोर्ड को भी और आपको भी भेज दिया, जिससे हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया कि आपका चेंज का पार्ट ऑर्डर हो चुका है। लेकिन दोस्तों क्या केवल चेंज का पार्ट ऑर्डर होना ही काफी है?
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आखिरकार हमें जो भी आपने पार्ट ऑर्डर कराया उसको स्पर्श के अंदर अपडेट होने से मतलब है, क्योंकि आज के डेट में हमारा सारा लेखा जोखा स्पर्श के अंदर है। तो पहले जो पेंशनर को ये लेटर, जिस लेटर का यहाँ जिक्र किया गया 12 जून वाला, वो लेटर देखिए। इस लेटर में क्या कहा गया है? सबसे पहले तो उनको कहा गया है कि आपका जो नाम परिवर्तन होना था मोहिनी देवी से मोहन देवी, वो हो गया। ये देखिए चेंज ऑफ नेम कर दिया। पहले प्रीवियस क्या था नाम, ये था, और अभी क्या नाम चेंज करके क्या हुआ, ये हो गया। पार्ट ऑर्डर पब्लिश कर दिया। अब चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी सही कर दिया, जुलाई 1946 से बदल करके 1 जनवरी 1946 कर दिया, ये भी हो गया। लेकिन उसको स्पर्श के अंदर अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या हिदायत दिया, ये देखिए। यू आर हियरबाय एडवाइज्ड टू चेक योर माइग्रेशन स्टेटस ऑन स्पर्श बाय विजिटिंग, ये स्पर्श का पोर्टल है, और थ्रू स्पर्श सर्विस सेंटर्स ओनली। Further, you are directed to forward profile service request from your Spurs ID by uploading the letter and legible copy of Aadhaar and PAN card. In case of any query, doubts, please contact on under mentioned contact number और email ID. देखिए यहां रिकॉर्ड ऑफिस ने ये कहा है कि आपका चेंज ऑफ नेम और चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ तो हमने पब्लिश कर दिया, लेकिन अभी आपने स्पर्श के आईडी के अंदर जाना है और इसको आपने अपडेट करना है, यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट रेज करना है। जैसे आप इसको चेंज करेंगे स्पर्श के अंदर, सिस्टम आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो इसी लेटर को अटैच करके साथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड लगा करके अपलोड कर दें, और जैसे ही रिकॉर्ड ऑफिस उसको वेरीफाई कर देगा, आपका स्पर्श के अंदर अपडेट हो जाएगा, साथ में आपका पीपीओ भी जनरेट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर रिकॉर्ड ऑफिस ने खुद ही ये हिदायत दी है पेंशनर को कि आप डाटा करेक्शन का जो क्लेम है वो रेज कर दीजिए। जैसे आपका वो वेरीफाई हो जाएगा, आपका नया पीपीओ जनरेट हो जाएगा, आपका डाटा जैसे ही स्पर्श के अंदर अपडेट हो जाएगा, नया पीपीओ भी जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने भी पार्ट ऑर्डर करवा लिया है लेकिन उसको स्पर्श में अपडेट होने का इंतजार कर रहे हैं, आपको पार्ट ऑर्डर का कॉपी मिल गया हो या रिकॉर्ड ऑफिस से इसी तरीके का लेटर मिल गया हो, तो आप उस पार्ट ऑर्डर का कॉपी या लेटर का कॉपी को लगा करके खुद ही स्पर्श के अंदर जाकर के डाटा को अपडेट कर दीजिए और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका ये सारा डिटेल स्पर्श के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।